मैं चौकीदार को चकमा देकर भाग तो आई, मगर खुद को संभालते ही मैंने देखा कि मेरे पास रेलगाड़ी के टिकट के नाम पर पैसे ही मौजूद नहीं थे। मगर मैं फिर भी जाकर रेलगाड़ी में बैठ गई। मुझे किसी भी हालत में वहां से निकलना था। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। जब टिकट चेक करने आए तो मैं रेलगाड़ी के वॉशरूम में जाकर झुक गई। सारे दिन की थकान थी जो मैं वहां पर दरवाजे से टेक लगाए सो गई। कुछ लम्हों के बाद मेरी आंख किसी बच्चे के रोने से खुली। वॉशरूम में मेरे अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था और वह वजूद हलक फाड़ फाड़ के रो रहा था। मैं पीछे हो गई, न जाने मैं किसी मुसीबत का शिकार न हो जाऊं, इसलिए फौरन ही संभल कर बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन ये क्या, ठीक वॉशरूम के दरवाजे में बाहर एक औरत। मेरा नाम मरियम है और मेरा ताल्लुक कराची से है। मैं अपनी 3 भाइयों की इकलौती बहन और अपने माँ बाबा की लाडली बेटी हूँ। मेरे सारे भाई अपने अपने कारोबार के मालिक थे। घर में हमेशा माल की कमी नहीं थी। कभी ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो मेरी पूरी नहीं हुई हो। और यूं ही मैंने जिंदगी के 21 साल अपने माँ बाप के घर गुजार दिए थे। घर में मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। जब बाबा के पुराने जानने वाले ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा, जो उम्र में मुझसे 8-9 साल बड़ा था, और वह मुकीम थे, क्योंकि दोनों खानदान एक दूसरे को काफी पुराना जानते थे, इसलिए कुछ रस्म के बाद मेरा रिश्ता वहां पर तय कर दिया गया। शादी से पहले मेरी उससे इतनी बात नहीं होती थी। एक तो उनका और मेरा शहर अलग अलग था, और दूसरा हमारे खानदान में उसको अच्छा नहीं समझा जाता था। इसलिए मैं भी हर समाज के लड़के की तरह अपने पति को नहीं जानती थी। आज वह दिन आ ही गया था जब मैं ब्याह कर अपने पति के घर चली गई थी। अमन की दोनों बहनें दोनों ही शादीशुदा थी और अपने अपने घर में खुश थी। हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप ने भी मेरे लिए एक अच्छे खानदान को ढूंढा और कोशिश की यही थी। मगर क्या है, जब किस्मत आजमाने पर उतर आए तो क्या करे। शुरू के महीने तो बहुत अच्छे गुजरे थे। अक्सर ही अमन घर से ज़रूरी और गैर ज़रूरी कामों से घर से बाहर रहते थे। मुझे ताज्जुब होता, मगर मुझे मेरी सास ने समझाया कि इस तरह के कारोबारी मामलों में शहर से बाहर रहना मामूली बात होती है। मगर जब उनका घर में लगाव बिल्कुल ही खत्म हो गया तो मैंने एक दिन उनसे पूछ ही लिया कि ऐसे कौन से काम हैं जो वे घर से बाहर जाकर ही करते हैं। साथ ही मैं अपने लिए उनका रुख रवैया महसूस कर रख सकती थी। हमारी शादी को मुश्किल से 4 महीने ही हुए थे जब मेरी अमन से बहस हो गई थी, जो एक लड़ाई का रूप ले रही थी। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि बात संभल जाए, मगर अमन तो पीछे ही पड़ गए थे। कुछ वक्त के बाद से ही मेरी सास का रवैया भी मुझसे बदल गया था। बात बात पर मुझे तो हर चीज़ में नुक्स निकालना उनका पसंदीदा काम बन गया था। इस बारे में मैंने अमन से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे उल्टा ही डांट कर कहा कि उनकी मम्मी को मुझसे पहले ही शिकायत है, यकीनन तुम्हारी ही कोई गलती है। मैं हैरान और परेशान थी, उनकी बातों की तरफ सोचती रह गई कि मैंने क्या किया है, और इस बात का जवाब मुझे कुछ दिनों के बाद अमन की मम्मी से मिल गया, जब उन्होंने मुझे एक रोज़ ताना मारते हुए कहा कि अब तक उनके बेटे को औलाद की खुशी नहीं दे सकी। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। जिस तरह ये सब कुछ होना लिखा हुआ है वैसे ही होगा, और कोई होने से रोक सकता है, और ना ही मेरे बस में है कि मैं वक्त से पहले ऊपर वाले के फैसलों में टांग अड़ा सकूं। मगर मेरी इस बात को भी उल्टा बदतमीजी करार कर कर मुझे खराब और क्या क्या सुनाया गया। अब तो मेरे माँ बाप को भी इस सब में घसीटा गया, जिस पर मैं चाहने के बावजूद भी कुछ ना कर सकी, क्योंकि मुझे अपने घर को बचाना था। अभी तो मैं पहले ही मामले को हल न कर चुकी थी कि मेरा पति अक्सर रातों को घर नहीं होता। मैं कैसे अपने घर में मकाम बन पाती। जुल्म तो ये था कि मैं अपने माँ बाप और अपने भाइयों से इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह परेशान ना हो जाए, और चुपचाप ही सब कुछ बर्दाश्त करती रही। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे हर समाज की औरत कहती है। वक्त गुजरता रहा और यूं ही हमारी शादी को 6 महीने हो गए थे जब अमन ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। उस वक्त मेरा सारा गुरूर खत्म हो गया था, और मैंने ये पूछ भी लिया था कि वह बीवी के होते हुए घर से बाहर क्यों रहते हैं। उन्होंने मेरी इतनी सी बात पर आपे से बाहर हो गए और मुझ पर चीखने चिल्लाने के साथ साथ मुझ पर हाथ भी उठाया। आज तक मेरे भाई और बाबा ने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और कहाँ हाथ उठाना। रात रोते हुए मेरी आंख लग गई। मुझे पता ही नहीं चला, मगर जब सुबह आँख खुली तो मैं खुद को अपने ठंडे फर्श पर नीचे तपते हुए पाए खुद ही हिम्मत जमा कर फ्रेश होकर बाहर चली आई और घर के काम करने लगी। घर के काम करते हुए भी मुझे इस बात का एहसास होने लगा, और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, और एकदम से ही मैं ज़मीन पर गिर गई, बेहोश हो गई। घर में माहौल के मुताबिक घर में मुलाजिम और मेरे मुताबिक कोई भी नहीं था।
मुझे मालूम नहीं था कि मेरे सास और मेरे बाकी घर वालों का ऐसा कौन से काम है जिनसे उनका घर में दिल ही नहीं लगता था। लेकिन जो भी था वह ठीक नहीं था। कम से कम मेरी सास यही कहते थे। मेरा नौकर मुझे सहारा देते हुए कमरे में लेकर आई और फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया था, और शायद मेरी सास को, क्योंकि दोनों ही लोग घर आ गए थे। डॉक्टर ने जो बताया था अच्छा ही हुआ जो वहाँ पर अमन की माँ मौजूद थी। मैं उम्मीद से थी। ये खबर शायद मुझे नई ज़िंदगी की शुरुआत दी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अमन की माँ का रवैया भी मेरे से बदल गया था। वह मेरा ख्याल रखने लगी थी। मगर उस रोज़ जो हुआ उसको ना मैं और ना ही अमन की माँ रोक सकती। अमन को किसी कारोबारी मामले में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वह जब घर आए तो बहुत गुस्से में थे, जिसका अंदाज़ा कमरे की बिखरी हालत देखकर लगाया जा सकता था। मैं पानी लेकर कमरे में गई थी। क्या हुआ अमन? मैंने सोचा कि मैं अमन के मूड को कुछ सही कर सकूं, लेकिन किस्मत को और कुछ ही मंजूर था। अमन ने मेरी बात सुनने के बजाय मुझे दूर धक्का दिया। मुझे मुझसे खड़ा नहीं हो गया और धक्के की वजह से ज़मीन पर गिर गई। और फिर वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मुझसे छीन लिया गया था। साथ ही एक और कयामत जो मुझ पर आई थी वह ये कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती थी, कि मुझे अपने कुछ महीने पुरानी वाली ज़िंदगी और सारी शक्तियाँ महसूस होने लगी थी। और हुआ भी यही। मेरे लिए भी जो ज़िंदगी खुशगवार बन रही थी वह दोबारा से रूठ गई थी। अब मैं दिन रात सिर्फ अपने ससुराल और अपने पति की बेरुखी देखती थी, और साथ ही एक काम जो मैं रोज़ाना करती थी वह अपने मायके में कहना था कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरी बचपन की दोस्त रिजवाना सिर्फ वह थी जो मुझे सुनती थी और मेरे दिल के हाल से वाकिफ थी। उस रोज़ भी मैं उससे फ़ोन पर बात करते हुए छत पर आ गई थी, जहाँ मुझे नीचे का मंजर साफ नज़र आ रहा था। आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही थी। कुछ यूँ था कि लोगों की कुर्सियों पर आमने सामने दोनों माँ बेटे बैठे थे, और अब मुझे मालूम हुआ था कि मेरी सास मेरे पति को मुझे अपने साथ पार्टी में जाने का मशवरा दे रही थी, जो अमन की उस डील को फैसला कराने में काम आ सकता है। जो रुकी हुई और उसी का गुस्सा था अमन ने निकाला था मेरे ऊपर। जब मैंने अपने बच्चे को खोया था, मैं अपने साथ इस तरह बीवी को ले जाने के मकसद से खूब ज़्यादा वाकिफ थी, और उस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने अपने घर वालों से ये सब कुछ छुपा कर बहुत कुछ गलत किया है। अमन के चेहरे से साफ दिख रहा था कि वह अपनी माँ की बातों पर राजी है। मुझे अपनी आखिरी उम्मीद की किरण भी बुझती हुई महसूस हुई थी। अब जो भी करना था अपने आप अपनी इज्जत बचाने के लिए वह मुझे खुद ही करना है। ये तो तय था, लेकिन करूं क्या? कैसे रातों रात इस जहन्नुम से निकल जाऊं? इसके लिए मुझे एक ही हल सोचा कि मैं रात को सबके सो जाने के बाद घर से निकल जाऊं। रेलवे स्टेशन का रास्ता मुझे मालूम था और मुझे रात की गाड़ी से ही कराची के लिए रवाना होना था। मैं घर से कुछ भी चीज़ लेकर नहीं जा सकती थी, मुझे मालूम था, मगर इस तरह खाली हाथ निकलना पड़ेगा मुझे एहसास नहीं था। और जो मुझे लगा था कि आने वाले दिनों में मुझे पार्टी में जाना था वह गलत थी, क्योंकि उन लोगों ने तो उसी रात खाने पर बुलाया था। मैं उस शख्स को पहली नज़र में पहचान गई थी। ये वही था जिससे कराची में मेरे बाबा की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। जब उसको मालूम हुआ था कि मैं उसके पुराने कारोबारी की बेटी हूँ, तो वह लाजमी इस बात को मेरे बाप के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अब मुझे अपने साथ अपने बाप की इज्जत को भी बचाना था। मैं अपने कमरे में आई और जल्दी से अपनी दोस्त रिजवाना को कॉल लगाया और उस वक्त उसे सब कुछ बता दिया, और कहा कि वह मेरे घर जाकर अभी और इसी वक्त मेरे माँ को सब कुछ सच बता दे और एक टैक्सी फ़ौरन मेरे घर पर भिजवा दे जो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दे। उसने वैसा ही किया और 5 मिनट बाद मैं चौकीदार को चकमा देकर टैक्सी में सवार हो गई। रिजवाना मुझे पल पल मॉनिटर कर रही थी, मगर अब उसको मेरे घर जाना था। जब गाड़ी घर से थोड़ा दूर पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने साथ सिवाय हाथ में मौजूद चंद नोट और मोबाइल के अलावा कुछ नहीं लाई थी। टैक्सी के किराए के बाद मेरे पास रेलगाड़ी के टिकट के नाम पर पैसे भी मौजूद नहीं थे, मगर मैं फिर भी रेलगाड़ी में जाकर बैठ गई थी। मुझे किसी भी सूरत में उसी रात वहां से निकलना था। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। जब टिकट चेक करने के लिए आए तो मैं रेलगाड़ी के वॉशरूम में जाकर छुप गई। सारे दिन की थकी थी, मैं वहीं पर दरवाजे से टेक लगाए सो गई। कुछ लम्हों के बाद वहां आँख मेरी बच्चे की आवाज़ के रोने से खुली। वॉशरूम में मेरे अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था, और वह वजूद अब हलक फाड़ फाड़ कर रो रहा था। मैं पीछे हो गई, न जाने मैं किस मुसीबत का शिकार ना हो जाऊं, इसलिए फौरन संभल कर बाहर निकलने की कोशिश की। मगर ये क्या, ठीक वॉशरूम के दरवाजे के बाहर एक औरत इंतजार में खड़ी थी। मुझे शदीद परेशानी का एहसास हुआ। अगर मैं उस बच्चों को ही पड़ा रहने दूं तो आने वाली औरत उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर न डाल दे। मुझे और कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उस बच्चे को उठाकर वॉशरूम से बाहर निकल गई। वह बच्चे मेरी गोद में आते ही रोना भूल कर मुझे देखने लगा। ये मेरे लिए एक बहुत अजीब सा एहसास था। अपनी औलाद
औलाद को खोने के बाद मैंने किसी बच्ची को अपनी बाहों में पहली बार लिया था। वॉशरूम के बाहर इंतजार करती औरत ने दरवाज़ा खटखटाया और साथ ही ऊंची आवाज़ में कह रही थी। मैं संभली और बच्चे को संभाल कर बाहर निकल गई। अब मैंने बच्चे के लिए पूरी गाड़ी का चक्कर लगाना था और देखना था कि कौन उस बच्ची को चलती रेलगाड़ी में छोड़कर चला गया है। मैंने हर औरत के पास जाकर पूछा, मगर मैं नाकाम हो गई और स्टेशन आ गया जहां मुझे उतरना था। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, मुझे यूं लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं उसी शख्स की तलाश में इधर उधर देखने लगी, जब एक भारी भरकम वजूद का मालिक मेरे पास आकर रुकी और कहने लगी कि ये मेरा बच्चा जो तुमने उठा रखा है। इससे पहले कि मैं उस औरत से कोई सवाल करती, 15-16 साल की बच्ची मेरे पास आई कि ये मेरी बेटी है, ये औरत अगवा कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं किसकी बात पर यकीन करूं। मैं उस वक्त किसी बहस मामले में नहीं पड़ना चाहती थी जब अपनी जान के लाले पड़े हो, मगर कुछ था जो उस बच्ची की आंखों में मौजूद था और उसकी सच्चाई की गवाही दे रहा था। उसी लम्हे वह भारी भरकम वजूद वाली औरत बच्चों को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी, मगर उस लम्हे में मेहरबान हाथ भी बीच में ना आता तो यकीनन मैं उस औरत से हार जाती। मेरा मनचला भाई रिजवाना के बताने पर रेलवे स्टेशन पर मौजूद था। जब मुझे इस तरह लड़ते हुए देखा तो मेरे करीब आया। मैं उनको देखते ही हर चीज़ भुलाकर उनसे चिपक कर रोने लगी। मुझे जैसे इतने अरसे के बाद कोई कंधा रोने के लिए नसीब हुआ था। जब मेरा दिल कुछ हल्का हुआ तो मुझे अपनी गोद में मौजूद बच्ची और पास खड़ी लड़की का वजूद नजर आया। उस लड़की की आंखों की सच्चाई पर यकीन करके मैंने भाई को उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। उन्होंने भी बिना किसी एतराज से मेरी बात मान ली। जब मैं घर पहुंची तो सभी लोग मेरे इंतजार में बैठे थे। रिजवाना उन्हें सब कुछ बता चुकी थी, अपने ऊपर होते इस हर जुल्म को जो मैंने अकेले बर्दाश्त किया था। जब अपने माँ बाप के सामने खुलाया तो मैं अपने आपा खो चुकी थी। मेरे भाइयों का जवान खून जोश मारने को बेताब था। माँ ने सबको कह दिया था कि वह मुझे दोबारा इस घर में जाने नहीं देंगे जहाँ मेरा ये हाल कर दिया गया था। मेरा और भाभीियों का ताल्लुक भी कुछ ऐसा नहीं था कि जो वह मुझे गमगीन देखकर खुश हो जाती, बल्कि सभी घरवाले मेरे गम में बराबर के शरीक थे। अपने साथ अनजान आई लड़की को मैंने मुलाजिम के साथ भेज दिया था और घर वालों को बताया था कि लड़की मेरे साथ कराची से आई है और ये भी किसी मुसीबत का शिकार है, इसलिए मैं उसको अपने साथ घर लेकर आ गई हूँ। इस बात पर किसी ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। वे सब अभी तक उसी गम में मौजूद थे कि उनकी लाडों से पली बेटी कितनी मुश्किलों से आई है। उस रात में माँ की गोद में सर रखकर बहुत देर के बाद सुकून में सोई थी। उस लड़की की कहानी के मुताबिक जानने को मैंने अगले रोज पर छोड़ दिया था। सुबह हुई तो मालूम हुआ था कि मेरे ससुराल वालों ने बाबा से बात की है और मेरी गुमशुदगी के मुताबिक रिपोर्ट लिखवाई है और कुछ और भी कहा था। तभी घर का माहौल मुझे गर्म महसूस हुआ था। बाबा ने उस रोज़ शाम मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे पूछा कि अब तुम क्या करना चाहती हो। तो मैं खामोश हो गई, मगर आंखों में आंसू बिल्कुल बह रहे थे। अब सब मेरे तकलीफ को महसूस कर रहे थे, इसलिए खुद ही बाबा ने कहा कि वह मुझे बुरे लोगों में दोबारा नहीं भेजना चाहते और यही मैं भी चाहती थी, इसलिए खामोशी से सर झुका लिया। मैं जब वहाँ से उठकर आई तो मुझे सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद उस लड़की का ख्याल आया। मैं माँ को बताकर वहाँ चली गई। मुझे जानना था कि उस छोटी सी लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वह एक बच्ची को गाड़ी के वॉशरूम में छोड़कर अकेला चली गई थी। क्वार्टर में बिल्कुल अंधेरा था, बस वह लड़की और छोटी बच्ची के अलावा वहाँ कोई और मौजूद नहीं था। मैंने दरवाज़ा धकेला तो उस कमरे से बहुत तेज़ी से हवा आई। मैंने उसके करीब एक कुर्सी डाली और वहाँ पर बैठ गई। जो कल रात से एक साथ होने के बावजूद भी मैं उसकी तकलीफ़ नहीं जान सकी थी। उसका नाम बानो था और वे वाकई 15 साल की थी। ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि ये बच्ची वाकई बानो की है जो महज 5 दिन की है। मुझे ये सब जानकर बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि आखिर ये कौन है और क्यों अपनी बेटी को छोड़ा और फिर उसकी हिफाजत का ख्याल रखते हुए उसके पीछे यहाँ तक आ गई थी। मेरे इतने सवाल एक साथ आने पर वह लड़की घबरा कर गहरी सांस लेकर अपनी बात का वाक़या सुनाया। मेरा ताल्लुक़ कराची आबादी से है। मेरा बाप एक मजदूर है जो एक कारखाने में एक नौकर है। हम 5 बहनें थी और हमारा हुस्न ही हमारा आखिरी नेमत थी, क्योंकि जहाँ घर में कमाने वाला एक और खाने वाले 6 हो और वह भी कम आमदनी के होते हुए, तो मुश्किलें तो हमारे साथ हरदम रहती थी। एक रोज़ बाबा घर से खाने का टिफ़िन नहीं लेकर गए थे तो माँ ने मुझे कहा कि मैं बाबा को कारखाने में जाकर दे आऊँ। मैं भी झूमते नाचते गाते टिफ़िन लेकर चली गई। जब वहाँ पहुँची तो मालूम हुआ कि कारखाने के मालिक इकलौते बेटे अमन साहब दौरे पर आए हुए थे। मैं इतने लंबे रास्ते से चल कर आई थी, किसी सूरत में खाना बाबा को दिए बिना जाने के लिए राजी नहीं थी और गेट पर ही चौकीदार के साथ बहस में लग गई। जब हम दोनों ने छोटे साहब को अपने पास आते हुए देखा तो उन्होंने मुझे सवालिया नज़रों से देखने के बाद चौकीदार से पूछा कि मैं कौन हूँ,
क्योंकि मेरा यहाँ आना जाना लगा रहता था। इसलिए चौकीदार चाचा मुझसे वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने साहब को सब कुछ बता दिया और बाबा को खाना देने की इजाज़त दे दी। मैं तो वहाँ से वापस आ गई थी, मगर अमन साहब का सुकून अपना साथ ले आई थी। कुछ ही दिनों बाद अमन साहब ने मेरे रिश्ते की बात की। बाबा तो आसमान पर उड़ने लगे थे। उसने तो घर वाले से पूछने का वक्त भी ना लिया और फौरन ही शादी के लिए हामी भर दी। मेरे घर में सभी इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनको लगता था कि साहब से शादी करने के बाद हमारी हैसियत बदल जाएगी। मगर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था। मेरे चाहने या ना चाहने के बावजूद भी हमारी शादी सादगी के साथ एक हफ्ते बाद ही करा दी गई। अमन ने बाबा को एक घर लेकर दिया था जो हमारे पिछले घर से बहुत ज़्यादा अच्छा था, और वह मुझे अपने साथ एक फ्लैट में लेकर आ गए। कुछ महीने बाद हमारी शादी बहुत सुकून से रही, लेकिन अचानक एक दिन मुझे मालूम हुआ कि अमन की शादी हो रही है। ये तो मुझे मालूम था कि वे अपने ख़ानदानी शादी करेंगे, लेकिन उस वक्त जब मैं पेट से हूँ वे मुझे कैसे छोड़कर जा सकते हैं। अमन का रवैया बदलता जा रहा था। उनको सिर्फ इस बात से मतलब था कि मैं उनको बेटा दूँ, इसके बाद वे मुझे अपना नाम देंगे। अब मैं खौफजदा रहने लगी थी। अमन कभी मेरे पास, कभी अपनी दूसरी बीवी के साथ अपने घर में रहते थे। उनका रवैया अपने साथ ही बदलते हुए मैंने देखा था। अब मेरी भी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पैदा हो जो मुझे नाम और मुकाम देगा, मगर मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और मेरे यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। इस बात की खबर जब मेरे घर वालों ने अमन को दी तो उन्होंने ये कहकर फ़ोन काट दिया कि मेरा इस बच्ची से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपनी दुनिया बिखरी हुई महसूस हुई और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इसलिए मैंने उस बच्ची से जान छुड़ाने का फैसला किया और उसको रेलगाड़ी में लेकर बैठ गई, मगर मुझे वहाँ पर वापस नहीं जाने का हुआ। मैंने बच्ची को छोड़ने का फैसला तो कर लिया था, मगर साबित कदम उठाना उस वक्त मुश्किल चीज़ थी। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी यहाँ तक का सफ़र तय कर आई हूँ, क्योंकि अब मुझे एहसास हुआ है कि इस बच्ची के सिवा मेरा कोई भी अपना नहीं है, इस बच्ची का बाप भी नहीं है। मैंने उसकी सारी बात खामोशी से सुनने के बाद सिर्फ एक सवाल किया, क्या उसके पति के कारखाने का नाम अमन कारपेंटर है? इस बात पर उस लड़की ने अपना सर हिलाया और जो मेरा शक अमन का नाम सुनकर पैदा हुआ था वह यकीन में बदल गया था। उस लड़की का और मेरा पति एक ही है और हम दोनों का मुजरिम भी एक ही है। मैंने जब ये बात उसको कही तो वह हैरान होकर मुझे सुकून से देखने लगी कि मैं उसको बेटी के साथ में घर से क्यों नहीं निकाल रही, और इस बात पर उसने ज़ख्मी से मुस्कुरा कर रह गई। साथ ही उसको अपनी तरफ की कहानी सुनाई और ये भी कि मैं अमन से तलाक ले रही हूँ। ऊपर वाले ने ज़्यादातर बरादरी सिर्फ पहचान के लिए बनाई थी, मगर हम इंसान इसको कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेते हैं। खुलेआम इंसानों की बेइज्जती करते हैं। अपने से कम लोगों पर हुक्म और जुल्म ना करे। उस लड़की को कहीं ना कहीं लगता था कि मैं उसकी मदद नहीं करूंगी क्योंकि वह एक गरीब परिवार से है, लेकिन मैंने उसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। मैंने उससे वादा किया कि मैं अमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगी और जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है उसका भी बदला लूंगी, और अपने साथ जो गलत हुआ उसका भी बदला लूंगी। अगले ही दिन मेरे बाबा ने अदालत में मुकदमा कर दिया और अदालत में अमन कसूरवार साबित हो गया और आज तक वह जेल की हवा ले रहा है। और मेरे बाबा ने मेरी शादी एक खूबसूरत से लड़के से दोबारा करा दी है और उस लड़के को भी मेरे बाबा ने अपनी बेटी बनाकर रख लिया है। आज वह लड़की भी खुश है और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। धन्यवाद दोस्तों।